हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा डिस्कशन ये होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से रिएक्शन रेट घट जाता है या बढ़ जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ये फैक्टर हैं कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, तमाम सारे फैक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें केवल फैक्टर्स के बारे में है विच आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आता है प्यारे बच्चों, और यहाँ तक कि जो है आईआईटी, जेई और नीट में भी खूब धड़ल्ले से ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ जाता है। और ज़्यादातर तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है तो रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी से भी हम कुछ पॉइंट आपसे डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहले फैक्टर की जानकारी हो जाए तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तो है पहला क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। पहला फैक्टर है प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, बांड कितने हैं, क्योंकि बांड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, बांड को बनते समय एनर्जी इवाल्व होती है। तो ऐसा के देखो प्यारे बच्चों, जहाँ जितना बांड होगा, जिस मॉलिक्यूल में जितना अधिक बांड होंगे, उसको तोड़ने के लिए उतनी बांड एनर्जी चाहिए प्यारे बच्चों। तो वो रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, नंबर ऑफ बांड अगर बढ़ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में उस उतने बांड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, तो वो रिएक्शन स्लो हो जाता है। जिसमें नंबर ऑफ बांड कम होंगे, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो वह रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर नेचर की बात करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्यारे बच्चों। और दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों, जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जितना ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अधिक होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा प्यारे बच्चों। अभी हम डिटेल में सब करते हैं, ऐसे बताते जा रहा हूँ। टेम्परेचर तीसरा फैक्टर है, सरफेस एरिया चौथा फैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये इतने फैक्टर हैं। अब वन बाय वन हम सबको डिफाइन करते हैं। पहले तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की बात करता हूँ। पहला फैक्टर, द केमिकल रिएक्शंस which involve complex molecules as reactant and in which complex molecules are formed as product proceed at slower reaction। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि रिएक्टेंट के रूप में हो और फिर प्रोडक्ट भी कम्प्लेक्स बन रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन अक्सर स्लो होते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कम्प्लेक्स हो, ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, और ऐसा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, तो इनका रिएक्शन प्यारे बच्चों रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट स्लो होता है। तो ये रहा नेचर। और दूसरा कुछ बांड की बात है। द रीजन इज दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ द बांड्स रीअरेंजमेंट are involved in complex reactant and product which makes the reaction slow। तो प्यारे बच्चों, जितने ग्रेटर नंबर ऑफ बांड अरेंजमेंट होंगे कम्प्लेक्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उतना वह रिएक्शन प्यारे बच्चों स्लो होगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग लेसर नंबर ऑफ बांड्स रीअरेंजमेंट आर फास्ट रिएक्शन। तो देखिए, अगर ग्रेटर नंबर ऑफ बांड होंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा,
और लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड अरेंजमेंट होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है। अरे भाई जितना अधिक बॉन्ड होगा, जितना अधिक ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड अरेंजमेंट होगा उतना वह रिएक्शन स्लो होगा, और जितना लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2NO + O2, 2NO2, ये रिएक्शन फास्ट है। क्यों रिएक्शन फास्ट है? लेस बॉन्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड अरेंजमेंट है और ऐसी हालत में बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी बहुत कम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम रिक्वायर होती है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो लेस बॉन्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, ये रहा। अब वही देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज वेरी स्लो। क्यों स्लो हुआ? इसका रीजन है मोर बॉन्ड्स एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए स्लो हो जाता है, ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। देखिए यही दोनों है, ये रीजन पूछा था। 2NO + O2, 2NO2 रिएक्शन फास्ट, 2CO + O2, 2CO2 रिएक्शन स्लो। ये रीजन मैंने दे दिया है। अब इसी तरह से देखिए एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है। 5Fe++ फेरस आयन है और MnO4- 8H+ = Mn+ + 5Fe+++ फेरिक एंड 4H2O। रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन फास्ट है। अब आप समझ गए होंगे क्यों फास्ट है, क्योंकि बॉन्ड लेस बॉन्ड होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत हो रही होगी, एनर्जी थोड़ा लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो फास्ट हो ही जाएगा प्यारे बच्चों। तो लेस बॉन्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड और ड्यू टू विच दिस रिएक्शन इज फास्ट। नेक्स्ट 2MnO4- 16H+, 16H+, 5C2O4- ऑक्जेलेट आयन है, = 2Mn++ + 8H2O + 10CO2। रिएक्शन स्लो। अब यहाँ स्लो लिख दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि स्लो क्यों हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। क्यों ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई प्यारे बच्चों? क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा होंगे, बॉन्ड रीअरेंजमेंट, तो मोर बॉन्ड्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये रहा। तो अब आ जाइए, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। concentration of reactant. The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses raised to the power equal to their coefficients in balanced chemical equations according to law of mass action. Hence, the rate of reaction decreases as the reaction proceeds towards the product because the concentration of reactants decreases. तो प्यारे बच्चों, जैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा रिएक्शन स्लो होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये ना, ए का कॉफिशिएंट क्या है? ए, स्मॉल ए। बी का कॉफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी। सी का कॉफिशिएंट स्मॉल सी। डी का कॉफिशिएंट स्मॉल डी। यही तो अभी आपने पढ़ा कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एक्टिव मास रेट टू द पावर ऑफ दियर कॉफिशिएंट। तो ये कॉफिशिएंट है। अब देखिए मैं बना रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, RF मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए। ए का कंसंट्रेशन और पावर किसका बना? ए के कॉफिशिएंट का। यही तो बताया है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज रेज टू द पावर इक्वल टू दियर कॉफिशिएंट। ये पावर किसके इक्वल है? कॉफिशिएंट के। और प्रोडक्ट देख, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। बी का कॉफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? बी है। इसी तरह से अब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी, आरबी मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी। सी का कॉफिशिएंट क्या है? सी। डी का कॉफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? डी। इस तरह से हुआ। अच्छा, अब ग्रेटर आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रिएक्शन
एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी फैक्टर हो गया प्यारे बच्चों, कि जितना अधिक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों घटता जाता है, रिएक्शन स्लो होता जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेदर द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बिकॉज द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। वेरी गुड, यहाँ पर समझने की बात है। आप देखिए पहले मेरी बात, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये आयनिक इक्विलिब्रिया नहीं है, ये केमिकल काइनेटिक्स है। इस लाइन को पहले समझिए। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा देने पर हमेशा रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, चाहे वेदर द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। नो मीनिंग, चाहे रिएक्शन इंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ ध्यान आपका अट्रैक्ट करना चाहूँगा कि इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स केमिकल, ये क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा वहाँ पे आपको अलग थलग देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेदर द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। चाहे रिएक्शन इंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं, जो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वो बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो सीधी सी बात है रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड ऑन 10 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टेम्परेचर पहले से 10 डिग्री और बढ़ जाए तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। थोड़े समय के लिए मान लीजिए रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, अब उसमें टेम्परेचर बढ़ करके 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो 35 हो गया, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले से डबल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड ऑन 10 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले टेम्परेचर से, इनिशियल टेम्परेचर से अगर उसमें 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो रिएक्शन अपने का डबल हो जाता है। देखिए कितनी ऊंची बात है यहाँ पर। In some cases, the reaction do not take place at room temperature, but take place at higher temperature. कुछ केसों में देखा गया है कि कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर होते ही नहीं, उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दिया जाए तब रिएक्शन चलता है। चौथा फैक्टर है प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर सॉलिड की बात है तो सरफेस एरिया, पार्टिकल जितना छोटा होगा प्यारे बच्चों, पार्टिकल जितना छोटा होगा तो सारे पार्टिकल मिल करके सरफेस एरिया उतना अधिक बढ़ा देते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर देता हूँ। दिस फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेट्रोजीनस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हेट्रोजीनस रिएक्शन जिसका स्टेट अलग अलग हो, रिएक्टेंट का स्टेट अलग अलग हो, प्रोडक्ट के स्टेट अलग अलग हों, ऐसे रिएक्शन हेट्रोजीनस रिएक्शन है। उसमें मान लीजिए सॉलिड इन्वॉल्व है एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, द रेट ऑफ सच रिएक्शंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शन का रेट तब बढ़ जाता है जब सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक यहाँ पर इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ पर मैं इसे घेर दे रहा हूँ, आप इसको जानते रहिए, कई बार IIT JEE और नीट में आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, यानी सॉलिड रिएक्टेंट की सरफेस एरिया बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वुड सेविंग बर्न मोर रैपिडली
देन द लॉग ऑफ वुड ऑफ द सेम मास। देखिए, लकड़ी के जो बुरादे हैं और लकड़ी का लट्ठा है, दोनों का मास सेम हो, मान लीजिए 1 किलो लकड़ी का बुरादा हो और 1 किलो लकड़ी का लट्ठा हो, तो लकड़ी का बुरादा जो है बड़ी तेजी से जलेगा लकड़ी के लट्ठे के बजाय, क्योंकि लकड़ी के बुरादे का जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनसे सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बड़ी तेज़ी से जलता है। लेकिन लकड़ी का लट्ठा धीरे धीरे जलेगा प्यारे बच्चों, ये कहे। और भी एग्जाम्पल्स हैं, कोल डस्ट बर्न एट फास्टर रेट देन लार्जर पीस ऑफ कोल। एक बड़ा सा कोयले का टुकड़ा ले लो प्यारे बच्चों और एक कोयले के टुकड़े को पीस डालो, तो जो पीसा हुआ कोयले का पाउडर है वो बड़ी तेज़ी से जलता है। कोल डस्ट बर्न्स एट फास्टर रेट देन लार्जर पीस ऑफ द कोल। एक बड़ा कोयले का टुकड़ा जलाओ तो आग पकड़ने में बड़ा समय लगेगा, धीरे 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 आग पकड़ेगा अपने इग्निशन पॉइंट पर जाके, तब जाके वो जल करके लाल होगा। इस दौरान कोल डस्ट हैं वो आग पकड़ करके बड़ी तेज़ी से जलना शुरू कर देते हैं। तो जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना उनका सरफेस एरिया मिल करके, छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल मिल करके बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज कर देते हैं, जिससे उनका रिएक्शन रेट बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए लास्ट में, द फॉर रिएक्टेंट इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट्स आर कैटलिस्ट, द स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रिएक्शन। जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो ये पार्टिकल सभी मिलकर, सारे पार्टिकल मिल करके एक लार्ज सरफेस एरिया बनाएंगे और जिससे उनका रिएक्शन फास्ट होता है। 5वां फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट या रेडिएशन। प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत ईजी है, आपके सामने एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफिक प्लेट, ढेर सारे रिएक्शंस ऐसे हैं। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, अगर इन दोनों को अंधेरे में मिलाइए प्यारे बच्चों तो ये कभी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन यही हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को लाइट में रेडिएशन में मिलाएंगे इनके मिक्सचर को, तो एक एक्सप्लोजन होता है, एक साउंड आता है और ये दोनों रिएक्शन करके HCl बना लेते हैं। कितना प्यारा सा साउंड आता है, जैसे ही लाइट में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से मिलते हैं तब एक साउंड आती है और HCl बन जाता है, रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों को डार्क में मिलाइए तो डार्क में ये रिएक्शन नहीं होते। देखिए यही भाई, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर रेडिएशन। फोटॉन लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है E=mc² या E=h/ν, जिनको हम कहते हैं फिजिक्स में। तो ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे रिएक्शन रेट बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो कि फोटॉन जो लाइट से होते हैं उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेज डू नॉट कंबाइन ईच अदर इन डार्क। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस अंधेरे में एक दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं, बट व्हेन देयर मिक्सचर्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट अ लाउड एक्सप्लोजन अकर्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर को हम लाइट में मिलाते हैं, लाइट में खुला छोड़ देते हैं, तो एक लाउड एक्सप्लोजन होता है, एक ज़ोर की आवाज़ आती है, एक तेज़ आवाज़ आती है और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, दोनों कंबाइन करेंगे लाइट में। यहाँ पे मैं लाइट लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लाइट लिख दीजिए और फिर दोनों एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से और भी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। आप जो फ़ोटो खिंचवाते हो, पिक्चर बनाते हो फोटोग्राफर के यहाँ, तो वो लाइट में रखता है, आपका जो निगेटिव प्लेट है लाइट में रखता है, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एक एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस दूसरा एग्जाम्पल, फेडिंग ऑफ कलर इन सनलाइट। कभी कभी कुछ कपड़े आप रख दें सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, तो कपड़े का रंग धीरे धीरे गिर जाता है या कम हो जाता है, तो वो भी क्या है, वहाँ पे रिएक्शन होता है। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं प्यारे बच्चों। और लास्ट जो फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट प्यारे बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते,
न तो ये इनका कोई अमाउंट कंज्यूम होता है, न बनता है, न तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ये रिएक्शन को घटा देंगे या बढ़ा देंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि रिएक्शन को घटा देंगे, बढ़ा देंगे। अब कैटलिस्ट भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट प्यारे बच्चों रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देता है। जितने पॉइजन हैं, जितने जहर हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, और बाकी पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। हालांकि कैटलिस्ट का चैप्टर अलग है, इस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जो बता दे रहा हूँ कि कैटलिस्ट आगे चल करके दो टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव वाले घटा देते हैं। लेकिन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रेट को घटाने बढ़ाने का काम रहता है। तो जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट इनहांसेज मीन्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम कैटलिस्ट रख देते हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। ये खुद कैटलिस्ट न हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं, कम कर देगा ये, और खुद जो है रिएक्शन को बड़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। बट नेगेटिव कैटलिस्ट रिटार्ड माने कम कर देते हैं द केमिकल रिएक्शन। तो नेगेटिव कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली विदाउट डिस्टर्बिंग the state of reaction and without itself consumed in the chemical reaction। तो कैटलिस्ट लगा देने पर, कैटलिस्ट रिएक्शन में मिला देने पर जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम हमको मिल जाती है, और बिना जो है रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टेट को बिना डिस्टर्ब किए जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है। और ये खुद विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ये कैटलिस्ट प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते। ये है, तो इक्विलिब्रियम हमको जल्द मिल जाती है। तो इस तरह से आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी मच।